अब इस टॉपिक में हम बात करेंगे सेल्स डे बुक के बारे में। सेल्स डे बुक बेसिकली क्या है, जिसमें हम अपनी क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करें। ठीक है, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, जितनी भी हमारी इनवॉइसेस हैं, सेल्स इनवॉइसेस, वो हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स डे बुक में। अब इसकी नीड किस लिए होती है कि हम सारी इनवॉइसेस का टोटल करेंगे, हम देखेंगे हमारे इस पर्टिकुलर मंथ में या इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में टोटल सेल्स। उसके साथ साथ ये हमारी बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, जितनी भी हमारी इनवॉइसेस हैं, जितना भी सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न आप कह सकते हैं, हम सेल्स डे बुक में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली सेल्स डे बुक का पर्पस ये है कि हम उसमें अपनी टोटल लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस रिकॉर्ड करें जो हमने कस्टमर्स को दी है। अब यहाँ देखें, सेल्स डे बुक में टोटल सेल्स रिकॉर्डेड है, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, जितनी भी क्रेडिट, ये हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स। आपने सिर्फ क्या याद रखना है कि सेल्स डे बुक होती क्या है, दैट्स इट। ये कंप्यूटराइज भी हो सकती है, ये मैनुअली भी हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। अब दिस इज इररेलेवेंट, ठीक है, ये सब नहीं आता, डे बुक्स वगैरह आपसे नहीं पूछेगा एग्जामिनर। सेल्स रिटर्न डे बुक क्या है, जितने भी क्रेडिट नोट्स हमने भेजे हैं, क्रेडिट मतलब जो भी सेल्स रिटर्न हुई है वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, सेल्स डे रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। हमारे जितने भी क्रेडिट क्रेडिट नोट्स हमने भेजे या सेल्स रिटर्न जो है, या रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं सेल्स रिटर्न को, जितनी भी रिटर्न इनवर्ड्स हैं वो हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न डे बुक में। और अकाउंटिंग में हम सारी जो हमारी नेगेटिव फिगर्स होती हैं उसको यूजुअली हम ब्रैकेट में शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैनुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी होता है, कंप्यूटराइज भी होता है। मैनुअली हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस को, या हम कंप्यूटराइज वे में भी इसको कर सकते हैं कि हमारी टोटल सेल्स कितनी है। सेल्स जैसे ही हमारी सेल्स होंगी, ठीक है, क्रेडिट सेल्स होंगी, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे सेल्स डे बुक में। स्प्रेडशीट बेसिकली क्या होता है कि स्प्रेडशीट में हम, यू कैन से, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या स्प्रेडशीट का आइडिया आपको होगा कि स्प्रेडशीट में हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कितनी अमाउंट ऑफ टोटल सेल्स है हमने की है। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे स्प्रेडशीट में, एक डाटा एक जगह कलेक्ट हो जाएगा, फिर उसको आगे प्रोसेस करेंगे। नाउ सेल्स डे बुक में से हम प्रिपेयर करते हैं या हम अपडेट करते हैं हमारे इंडिविजुअल लेजर्स। इंडिविजुअल लेजर्स का मतलब है जो हर कस्टमर का एक सेपरेट अकाउंट बन रहा है। जैसे मिस्टर ए एक मेरे कस्टमर है, उनका एक अकाउंट बनेगा, मिस्टर बी है उनका एक अकाउंट बनेगा, मिस्टर सी का एक अकाउंट बनेगा। ये हमारे कहलाते हैं रिसीवेबल लेजर्स। ठीक है, रिसीवेबल लेजर्स के लिए हम इंडिविजुअल लेजर्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब जैसे ही हमारी सेल्स इनवॉइस हमने रिकॉर्ड करी, टाइप आउट की, ठीक है, इनवॉइसेस हमने एक रिपोर्ट बनाई कि हमारी टोटल सेल्स इतनी है, और इंडिविजुअल लेजर्स को भी साइड बाय साइड अपडेट कर दिया। इस तरह हमारी पूरी साइकिल चलती है। कोडिंग आप लोग MA1 में पढ़ चुके हैं, आई होप सो यू हैव एन आइडिया कि कोडिंग क्या होती है। इन ऑर्डर टू सेव आवर टाइम वी यूज द कोड्स। जैसे हमारा एक प्लांट एंड इक्विपमेंट है, हमने उसके लिए कोड यूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 001। तो हर एक पर्टिकुलर एसिड के लिए या कोई भी चीज आइडेंटिफाई करने के लिए हम कोडिंग सिस्टम यूज करते हैं। कोड्स आर शॉर्टर देन लॉन्ग हैंड डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, ये शॉर्टर होते हैं, ये इजीली हम रिकॉर्डिंग में हमारी आसानी होती है। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट कोड नंबर्स होते हैं जिसे हम बार कोड्स कहते हैं, और दूसरा सेल्स इनवॉइस नंबर्स होते हैं, राइट। सीक्वेंस कोड, सीक्वेंस कोड्स मेक्स नो अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द आइटम टू बी कोडेड। जैसे आपको पता है 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, ये हमारे कहलाते हैं सीक्वेंस कोड, कि हम एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, अल्फाबेटिकल ABCD। ठीक है, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे कहलाते हैं सीक्वेंस कोड्स। सही है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, देन हमारे पास होते हैं ब्लॉक कोड्स। ब्लॉक कोड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने ग्रुप्स बना लिए, ग्रुप ऑफ आइटम्स हैं, जैसे साउथ ईस्ट के जो भी
लोग हैं या जो भी एरियाज हैं उसके लिए हमने कोड नंबर सेट कर दिया कि 10,000 से लेके 19,999 के बीच में जितने भी एरियाज कवर हो रहे हैं वो कहाँ हैं, साउथ ईस्ट में। फिर 20,000 से 29,999 में साउथ वेस्ट के एरियाज कवर होंगे। और फिर वेल्स जो है वो हमारा इस एरिया में, इस ग्रुप ऑफ आइटम में या ग्रुप में या इस रेंज में आता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्लॉक कोड्स, कि हमने ग्रुप इन कर ली है और वो ग्रुप, वो रेंजेस, जैसे हमारे पास पोस्टल कोड्स होते हैं, तो हर एक एरिया के बेसिस पे हमारा पोस्टल कोड होता है, वो हमारे कहलाते हैं ब्लॉक कोड्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मिस। ओके, अब्दुल रहमान, स्पेशली यू, बिकॉज आपने मन नहीं पढ़ा है तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। नो सिग्निफिकेंट, मैम, ठीक है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सिग्निफिकेंट डिजिट्स कोड्स बेसिकली क्या है कि हर एक कोड कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 5,000 है, 5,000, तो 5 शो कर रहा है इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। 5025 से पता चल रहा है 25 वॉट का बल्ब है। 40 से पता चल रहा है 40 वॉट का बल्ब है। 60 से 60 वॉट का बल्ब है। ये हमारे कहलाते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट कोड्स, कि स्टार्टिंग लेटर हमें एक ग्रुप की कैटेगरी बता रहा है और उसके बाद 25 40 हमें वॉट्स बता रहे हैं, नंबर ऑफ वॉट्स, ठीक है, फॉर ऑफ ईच बल्ब। अब हिरारिकल कोड्स क्या होते हैं? एक ट्री स्ट्रक्चर हमारे पास चल रहा है जिसमें हमारे पास 5 जो है वो ओवरऑल बिजनेस की बात हो रही है। 5 to फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कोड फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट। 5 to 1 क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर 5 to 1 4 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात हो रही है। इस तरह हमारी पूरी हिरारकी चल रही है अपने बिजनेस में। ठीक है, इसको हम कहते हैं हिरारिकल कोड्स। फिर फैसेटेड कोड्स क्या है कि ईच नंबर और ईच सेक्शन इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग। गारमेंट टाइप, कस्टमर टाइप, कलर, साइज और स्टाइल। ठीक है, गारमेंट टाइप क्या है कि जैसे इफ एस यू स्टूड फॉर सूट, ठीक है, एस यू के स्टैंड फॉर सूट, ठीक है। कस्टमर टाइप, एम फॉर मैन एंड डी फॉर ब्लू। तो हमने SUM कस्टमर टाइप, B इज द कलर ब्लू, साइज फॉर एग्जाम्पल 40 और स्टाइल 17। सो ईच डिजिट और ईच नंबर इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग। इसको हम कहते हैं फैसेटेड कोड्स। कोडिंग आपको लाइक हर कोड के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा कोड है और क्या रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये आपको सिर्फ बताया हुआ एग्जाम्पल, ठीक है, नहीं आता कि आपके पास। मैम, एक चीज है, अगर ये कोड हमसे पूछेंगे तो हमें बताएंगे ये चीज इस चीज को शो कर रहा है। मतलब आप हाँ, मतलब वो आपको ये बताएंगे कि अगर जैसे कोड आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि विच टाइप ऑफ कोड इट्स शोइंग, तो आप वो आइडेंटिफाई कर लेंगे अगर आपको डेफिनेशन पता होगी तो। ओके आपको मैम। इंफॉर्मेशन देंगे, आपको उससे आइडेंटिफाई करना होगा। ओके मैम। ठीक है, फिर हमारे पास हम कोडिंग सिस्टम अपने यूजुअली बिजनेस में अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए, एक्सपेंसेस के लिए कोड यूज करते हैं बिकॉज दे आर शॉर्टर एंड सेव आवर टाइम। अब जैसे ही डे बुक्स में रिकॉर्डिंग हो गई, हम बनाएंगे डबल एंट्रीज। डबल एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी किसमें, लेजर्स में या टी अकाउंट्स में। एक होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होगा, जो विद द नेम ऑफ अ पर्सन होगा। जैसे मैंने अगर फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को सेल्स किए हैं तो मैं मिस्टर ए का अकाउंट बनाऊंगी और मिस्टर बी का अकाउंट बनाऊंगी, राइट। इसमें हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट, जो विद देयर उनके अपने नेम से प्रिपेयर हो रहे हैं। लेकिन जब हम, अभी हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वो अकाउंट्स जो उनके स्पेसिफिक नेम से प्रिपेयर हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, पर्सनल अकाउंट्स या रिसीवेबल लेजर आप कह सकते हैं। हर एक कस्टमर का एक इंडिविजुअल लेजर प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले सेल्स इनवॉइसेस हैं, एंटर हो रही है सेल्स डे बुक में। और दो कैटेगरीज बननी है, एक तो पर्सनल अकाउंट है, दूसरा क्या है, कंट्रोल अकाउंट। अब
जो पर्सनल अकाउंट है वो तो हमारा डेबिट होगा। रिसीवेबल्स क्या है हमारे लिए? करंट एसेट, राइट। और इनकम क्या है? सेल्स, ठीक है। नाउ जब हम कंट्रोल अकाउंट की बात करते हैं, डेफिनेशन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ओके, डेफिनेशन क्या है? जब हम रिसीवेबल लेजर की बात करेंगे तो हम बात करेंगे इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट की, लेकिन जब हम टोटल वैल्यूज की बात करेंगे तो हम कंट्रोल अकाउंट की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। कंट्रोल अकाउंट में हर चीज का टोटल रिकॉर्ड होगा, मतलब जैसे सेल्स का टोटल, ठीक है, सेल्स रिटर्न का टोटल, सब चीजों का टोटल रिकॉर्ड करेंगे कंट्रोल अकाउंट में। सही है। नाउ एंट्रीज, आई होप सो यू गाइस रिमेम्बर द एंट्रीज। सेल्स की एंट्री क्या होती है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स, क्रेडिट, ठीक क्रेडिट। है। ये बेसिक एंट्री है जो आप सबको पता है। जब टैक्स की बात होती है तो हम ये एंट्री बनाते हैं, रिसीवेबल डेबिट, सेल्स टैक्स क्रेडिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और सेल्स हमेशा नेट ऑफ टैक्स रिकॉर्ड होंगी। अब यहाँ पर जब सेल्स रिटर्न होगा एंट्री रिवर्स हो जाएगी, सेल्स टैक्स डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, कैश सेल्स जब होंगी तो कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स टैक्स क्रेडिट। चलें, इस टॉपिक में सिर्फ ये बच्चों वाली चीजें जो मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। अब हम रिसीवेबल लेजर भी डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पर्सनल लेजर कंट्रोल क्या होते हैं? Personal control accounts of credit customers of the business. An account must be kept for each customer so that the business always have a full record of how much each customer owes. हर एक कस्टमर का इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हो, क्यों बना रहे होते हैं उसके कुछ रीजंस हैं, ताकि मैं अगर दो कस्टमर्स हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन दोनों का इंडिविजुअल अकाउंट इसलिए प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि मुझे किस पर्टिकुलर कस्टमर से कितनी अमाउंट रिसीव करनी है, बता सकूं कि आपकी इतनी अमाउंट ड्यू है, आपको इतनी अमाउंट पे करनी है। सेकेंडली, हर एक कस्टमर को स्टेटमेंट भेजेंगे कि स्टेटमेंट में क्या मेंशन होगा कि आप इतनी अमाउंट पे कर चुके, इतनी आपकी ड्यू है, ये आपकी क्रेडिट लिमिट है। सही है। तो इसके लिए भी मुझे चाहिए होगा एक पर्सनल अकाउंट्स कस्टमर का। थर्ड, मुझे देखना है कि मिस्टर ए की क्रेडिट लिमिट कितनी है और मिस्टर बी की कितनी है, तो मैं क्या करूंगी उसके लिए उनके पर्सनल अकाउंट्स को देखूंगी। और फोर्थ क्या है कि हमें मैच करना है कि हमारे रिकॉर्ड्स में कितनी अमाउंट मेंशन्ड है कि इतनी अमाउंट इनकी ड्यू है और अब इतनी अमाउंट रिमेनिंग है। जैसे अगर $2000 की अमाउंट वो करते हैं वो हमें, तो उन्होंने अगर 15,000 पे कर दिया तो वो हम अपने रिकॉर्ड्स से मैच करेंगे और उसको उसके अकॉर्डिंगली उनको रिमाइंडर मैसेज देंगे, ठीक है। ये चार जो बोल्ड में पॉइंट्स लिखे हैं, दे कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यूज। नाउ ऑथराइजेशन, जब भी कस्टमर की क्रेडिट लिमिट डिसाइड होगी वो कोई सीनियर मैनेजर या कोई मैनेजर डिसाइड करेगा। जो ऑथराइज पर्सन होगा वो डिसाइड करेगा कि कस्टमर्स को कितनी क्रेडिट लिमिट देनी है, कस्टमर को कितनी टाइम पीरियड देना है टू मेक द पेमेंट। गुड्स डिस्पैच करने से पहले, ठीक है, हम क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट से बोलेंगे कि हमें बताएं ये कस्टमर की कितनी अमाउंट ड्यू है और कितनी ये पे कर चुका है। अगर कस्टमर ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा गुड्स उधार पे ले चुका है तो हम उसको और आगे गुड्स सेल नहीं करेंगे, ठीक है। देन अब जब हम कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी होते हैं, तो सबसे बड़ा बड़ा बेनिफिट जो बिजनेस को होता है, वो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कस्टमर आपके पास से कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ कैश पे शिफ्ट कर जाते हैं, स्विच कर जाते हैं, तो चांसेस हैं कि कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर से बाय कर सकता है गुड्स, ठीक है। तो आपने क्रेडिट लिमिट भी देनी है, लेकिन आपको देखना है कि आपने कुछ पॉलिसीज रखनी है। आपका क्रेडिट कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए।
कंट्रोल क्या है कि आप बार बार रिमाइंडर मैसेजेस दे रहे हैं कस्टमर को, बार बार रिमाइंड करा रहे हैं कि प्लीज यू हैव टू क्लियर योर ड्यूज विद इन द गिवन टाइम पीरियड। ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या प्रिपेयर करता है? एज रिसीवेबल एनालिसिस प्रिपेयर करता है। ठीक है। एज रिसीवेबल एनालिसिस मैं भी ये बताऊंगी क्या होता है। ये एक बेसिकली रिपोर्ट होती है। अब जैसे हम जो कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं उसकी कुछ कॉस्ट भी है, कि अगर कस्टमर ने मुझे टाइमली बेसिस पे पे नहीं की तो हम कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास और दूसरी कॉस्ट भी हो सकती है। अगर कोई कस्टमर को हमें स्यू करना है कि हम उसने हमें पेमेंट नहीं दी है, तो उसके अगेंस्ट अगर हम केस करते हैं तो उसकी भी कॉस्ट इनकर हो सकती है। तो कुछ ये कॉस्ट है जो क्रेडिट जो हम बिजनेस को बेयर करनी पड़ सकती है। बेड डेट के चांसेस बहुत हाई होते हैं। बेड डेट का मतलब क्या होता है? कि कस्टमर इज नॉट गोइंग टू पे। अगर हम क्रेडिट पे चीजें देते हैं और कस्टमर भाग गया, कस्टमर डिसऑनेस्ट निकला, तो हमारे पास चांसेस है कि हमें पैसे रिकवर हम नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है क्रेडिट पे कोई भी चीज सेल करने का। अब अकाउंट रिसीवर्स कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसे रिसीव करने हैं। ठीक है। एंट्री होती है रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, अब सब यूजुअली क्या होती है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जैसे कस्टमर आया, ठीक, रिटेल स्टोर पे कस्टमर आया, उसने हमें या उससे उससे कोई चीज़ खरीदी। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट पे भी कोई चीज़ खरीदी तो हम उसी वक्त अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे और वो हमारी फाइल अपडेट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। कि कस्टमर ने हमसे गुड्स खरीदे, उसी वक्त हमने अपने कंप्यूटर में उसको रिकॉर्ड कर दिया। अब ये जो इन्होंने टी अकाउंट्स पूरे दिए हुए हैं, ये सारे, ठीक है, इससे अभी हमें कुछ नहीं करना है। ये सब आप सिर्फ रीड करेंगे, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अच्छा, एज एनालिसिस ऑफ रिसीवेबल्स मैंने आपको बताया कि जो हम प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम डिफरेंट पीरियड्स ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट देखेंगे। ठीक है। डेफिनेशन कैन बी आस्क्ड नाउ। ये हमारा कुछ एज एनालिसिस रिपोर्ट का एक फॉर्मेट इन्होंने या फिर एक रिपोर्ट आपको शो किया हुआ है सैंपल। इसमें क्या दिया हुआ है? अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है, कस्टमर का नेम। फॉर एग्जाम्पल ब्रिलियंट जो कस्टमर है उसका 804 क्या है अमाउंट ड्यू है। सही है। 30 डेज के अंदर उसने हमें ये पे किया, 60 ये पे किया, 90 डेज में कुछ भी पे नहीं किया और ओवर 90 डेज ये। इसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि कस्टमर को हमें आगे क्रेडिट पे गुड सेल करने या नहीं करने। ठीक है। तो एज एनालिसिस ऑफ रिसीवेबल शोज यू कि किसने कितनी अमाउंट थी, बैलेंस ड्यू था, और कितने टाइम पीरियड्स में हमें पे ऑफ किया। सही है। और यूजुअली ये कंप्यूटराइज सिस्टम में होता है ताकि हमारा काम और इजियर हो जाए। एमसीक्यूज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब सॉरी, डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है। अब ये जो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट है ये बेसिकली हमारी एज एंड रिसीवेबल एनालिसिस रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा और हमें इसके थ्रू डिसाइड करेंगे कि किस कस्टमर को हमें क्रेडिट पे गुड सेल करने फर्दर और किसको नहीं करने। सेल्स डे बुक में ये सारी रिकॉर्डिंग होती है, मतलब इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है, डेट, अकाउंट रेफरेंस, ट्रांजैक्शन रेफरेंस, सेल्स टैक्स, ग्रॉस टोटल। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होती है? ये वो स्टेटमेंट होती है जैसे बैंक स्टेटमेंट हमें रिसीव होती है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हम कस्टमर्स को भेजते हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ और उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ होता है कि आपके इतना बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल $5,000 आपका बैलेंस है, इतनी अमाउंट आपकी रिमेनिंग है या ड्यू है। तो एक रिमाइंडर है, यू कैन से, या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एक स्टेटमेंट है जिसमें हम मेंशन करते हैं सारी डिटेल्स कि ये ट्रांजैक्शंस हैं,
इतनी अमाउंट आपकी पे आप कर चुके हैं और इतनी अमाउंट आपकी ड्यू है। नाउ ठीक है, फिर सेल्स एनालिसिस हम देखते हैं कि हमारे कितनी ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द मंथ हुई हैं। उसके बेसिस पे उसको हम एनालाइज करेंगे। उसके बेसिस पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। कस्टमर के हमारे पास अकाउंट डिटेल्स होती हैं, ठीक है, या कस्टमर की समरीज हमारे पास होंगी, जो हम सारी कस्टमर की इंफॉर्मेशन उसको समराइज करके रिसीवेबल लेजर में रिकॉर्ड करेंगे। चलिए अब इस पे आते हैं। बेड डेट क्या होता है? कोई भी रीजन की वजह से कस्टमर आपको पैसे आपके मिलने के चांसेस जीरो हैं, ठीक है। कोई भी रीजन की वजह से योर कस्टमर इज नॉट गोइंग टू पे। मैंने किसी को क्रेडिट पे गुड्स सेल किए, उसकी नीयत बदल गई, ठीक है, वो मुझे पैसे वापस ना करे, तो वो चांसेस होते हैं बेड डेट के। अब ये चार रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कस्टमर को बेड डेट या उस कस्टमर को बेड डेट कंसिडर कर सकते हैं। पहला क्या है कि कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, तो अब चांसेस हैं कि हमें पैसे नहीं रिकवर होंगे। कस्टमर इज आउट ऑफ बिजनेस, कस्टमर से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो हमारे पास ये चांसेस है कि हमारे पैसे डूब गए। डिसऑनेस्टी, कस्टमर की जो कस्टमर डिसऑनेस्ट निकला, तो हो सकता है कि हमारे पास पैसे रिकवर होने के चांसेस नहीं। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, हमारा कस्टमर हमसे गुड्स खरीदे और अब आउट ऑफ कंट्री चला गया ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन, वो हमें पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो कुछ भी एक रीजन की वजह से हम कस्टमर को बेड डेट कंसिडर कर लेते हैं। अब ये जो debt है, ये जो इररिकवरेबल डेट है, ये हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा? एक एक्सपेंस होता है, ठीक है। जो बेड डेट है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है? इट्स अ एक्सपेंस। एंट्री क्या होती है हमारे पास? एंट्री हमारे पास क्या होगी? बेड डेट एक्सपेंस डेबिट, रिसीवेबल्स क्रेडिट, ठीक है, ये हमारी एंट्री होती है बेड डेट की, जो आपको याद रखनी है। और जब भी हम कोई बेड डेट राइट ऑफ कर रहे होते हैं, तो हम एक सीनियर ऑफिशियल की ऑथराइजेशन लेते हैं, उसके बाद ही उसको राइट ऑफ करेंगे, मतलब उसके बाद ही एंट्री रिकॉर्ड होगी। नाउ अच्छा, अब बेड डेट्स का अकाउंट बनेगा सिंपली, तो हम क्या करेंगे? बेड डेट एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, और रिसीवेबल्स क्रेडिट, ये मेरा डेबिट पे आ गया और ये मेरा बैलेंस सीडी आ गया। अच्छा, ये अकाउंट जो है ना, अभी को अभी मैं आपको इसका बताऊंगी, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, अभी इसको आप छोड़ दें फिलहाल। मैं आपको एक फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट बताऊंगी जिसके काम आएगा। बेड डेट्स, a business may be able to claim relief from sales tax on the following bad debts। बिजनेस क्लेम कर सकता है रिलीफ बेड डेट में से, बेड डेट पे दो केसेस में, या तो बेड डेट 6 मंथ्स ओल्ड हो, या हम अपने रिकॉर्ड से उसको राइट ऑफ कर चुके हैं। ये दो कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपको रिलीफ मिल जाए फ्रॉम द टैक्स, ठीक है। अगर आपका बेड डेट 6 मंथ्स ओल्ड है, और दूसरा, अग, अगर आपने वो राइट ऑफ कर लिया अपने अकाउंट्स में से, तो भी चांसेस हैं कि आपके पास, अगर आपके पास चांस 6 मंथ्स ओल्ड है या आपने अपने अकाउंट से राइट ऑफ कर लिया, तो देयर आर चांसेस दैट यू विल गेट द रिलीफ फ्रॉम द टैक्स। चलें, नेक्स्ट वी हैव बेड डेट वाला पार्ट। क्लियर है सबको? Yes, miss. ओके, सो व्हेन यू आर मेकिंग द एंट्री फॉर बेड डेट, तो हमारे पास एंट्री होगी बेड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड रिसीवेबल्स क्रेडिट। ओके, नाउ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या अलाउंस फॉर रिकवरेबल डेट। सी बेसिकली पहले क्या था कि हम पूरी बेड डेट की अमाउंट अपने अकाउंट से राइट ऑफ कर रहे थे। अब क्या हुआ कि बिजनेस ने एक पॉलिसी, या बिजनेस ने अपने पास रिकॉर्ड्स देखे
कि फॉर एग्जाम्पल 2021 और 2022 में हमने अपने डेट्स देखे कि हमारे डेट्स, हमारे रिसीवेबल्स का कितना परसेंट हम बेड डेट हो रहा है, ठीक है, कितने परसेंट पैसे हमें रिकवर नहीं हो रहे। तो हमने उसकी बेसिस पे एक एस्टिमेट डिसाइड कर लिया, एक एस्टिमेटेड परसेंटेज डिसाइड कर ली। जैसे 2021 में हमें पता चला कि हमारे 5% जो डेट्स हैं, 5% जो कस्टमर्स हैं, दे आर नॉट गोइंग टू पे अस। और 2022 में हमें पता चला कि 6% एक एस्टिमेटेड परसेंटेज है। तो बिजनेसेस अपने 2 साल को कंपेयर करते हुए एक परसेंटेज डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि वो एक अलाउंस या एक एस्टिमेटेड परसेंटेज डिसाइड करेंगे, जिसके बेसिस पे वो अपना हर साल एक प्रोविजन बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अलाउंस फॉर, इफ यू सी दिस एग्जाम्पल, a business commenced operations on 1st July 2014 and in the 12 months to 30th June 2015 make sales of 3 lakh, all on credit, and write off bad debt amounted to 6,000. Cash received from customers are this. सबसे पहले क्रेडिट सेल्स है, ठीक है। आपके पास टोटल डेट्स ओड बाय द बिजनेस कितने हुए, 3 लाख हैं। कितना कैश रिसीव हो गया, 244,000 कैश रिसीव हो गया। आपके पास अमाउंट आ गई 56,000। इस 56,000 में से जो आपका बेड डेट है आप वो माइनस करेंगे, तो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स आउटस्टैंडिंग आ जाएंगे। और आप इस ट्रेड रिसीवेबल्स पे जो आपके पास एक रिसीवेबल्स की अमाउंट आएगी, उस पे एक सर्टेन परसेंटेज अप्लाई कर लेंगे, उसको हम कहते हैं अलाउंस, ठीक है। अलाउंस फॉर रिसीवेबल इज एन एस्टिमेट ऑफ परसेंटेज ऑफ डेट्स विच आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी पेड। मतलब आपने एक रिसीवेबल्स की परसेंटेज अप्लाई की और आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको ये पैसे रिसीव नहीं होंगे। अब ये बात क्लियर हो गई है सबको। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। सबसे पहले, a credit controller wishing to decide which debts to be, I want all of you to answer in the chat box, ठीक है, जो भी आपको लगता है ऑप्शन। This one please, 3.10. A credit controller wishing to decide which net debts need to be chased up before refer to which of the following। मतलब किस रिपोर्ट से हम चेक करें कि हमें अपने रिसीवेबल्स को, हमें जो डेट्स हमारी अमाउंट ड्यू है लोगों पर, वो किस तरह हम रिकवर कर सकते हैं। आप कितनी अमाउंट ड्यू है बेसिकली, ये आप कह सकते हैं। कौन सी रिपोर्ट होगी? नहीं, रिपोर्ट की बात हो रही है रेशमा, रिपोर्ट, ये कंट्रोल अकाउंट है। ये कंट्रोल अकाउंट लेजर है हमारा। यहाँ एक रिपोर्ट हम देखेंगे जिससे पता चलेगा कि हमें किस कस्टमर को फॉलो अप करना है, किस कस्टमर से पैसे रिसीव करना है। सो इट शुड बी बी, एज रिसीवेबल एनालिसिस, एज एनालिसिस ऑफ रिसीवेबल। हमें ये देखना है कि कितने पुराने डेट्स हैं और कितने रिकवर हो चुके हैं। तो हम बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। मैं ये डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोलर को ये देखना है कि कितने अमाउंट ऑफ डेट्स हमारे ड्यू हैं और हमें रिकवर करना है। तो उसके लिए हम एज रिसीवेबल एनालिसिस रिपोर्ट देखेंगे। इस रिपोर्ट में हमें ये पता चलता है कि कितने कस्टमर से कितने पैसे रिसीव करना रह गए। इट शुड बी बी।
3.6 करें। ओके सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। क्या लगता है 3.6 का आंसर? जो मैंने अभी आपको सैंपल भी दिखाया था रिसीवेबल एनालिसिस का, उसको दिमाग में रखते हुए सॉल्व करें प्लीज। व्हाट्स द आंसर? सी। गुड, इट्स सी। ठीक है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट डेट्स देख रहे हैं, ओवर 90 डेज, ओवर 30 डेज। कितनी पेमेंट हमें 30 डेज में रिसीव हो रही है, कितनी पेमेंट 60 डेज में, और कितनी पेमेंट 90 डेज में। राइट। बैड डेट्स रिटन ऑफ अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज। बैड डेट्स क्या होते हैं बिजनेस के लिए? Bad debts written off appears on financial statement as an expense in the previous statement of profit or loss. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैम एक चीज मैंने पूछनी है, बैड डेट्स तो बेसिकली है तो लॉस ना, तो बिजनेस बिजनेस के को लिए। तो रिकवर ही नहीं होंगे पैसे तो वो। हाँ, लेकिन बिजनेस के लिए है तो एक्सपेंस ना। बिजनेस को अपनी जेब से पैसे कवर, अपनी जेब से जो है पैसे देने पड़ेंगे। ओके मैम। क्लियर है बस। ठीक है। अच्छा, इसके थोड़े ही क्वेश्चंस हैं। आप गाइस के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपसे ट्राई करें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। और मोस्ट प्रोबेबली मैं ये इस कमिंग वीक में इसको कंप्लीट करा दूंगी, पूरा सेक्शन सी जो है। ठीक है, फिर हमारा कोर्स हो जाएगा एंड। आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें पेपर की। ठीक है, और कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके मुझे टेस्ट दे दें सारे जो भी रिमेनिंग है आपके। ठीक है। ओके मिस। ओके मैम। मैम प्लीज 5 मिनट चाहिए थे। हाँ श्योर। ओके।